आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दो देशों के बीच की है, अमेरिका और वेनेजुएला। ये सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि तेल, सत्ता और गर्व की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी लिखी जा रही है। वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में जब वेनेजुएला में तेल की खोज हुई तो अमेरिकी कंपनियां वहां पहुंच गईं। उस समय वेनेजुएला अमेरिका का एक महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ता था, लेकिन यह रिश्ता हमेशा एक तरफा था। अमेरिकी कंपनियां मुनाफा कमाती थीं और वेनेजुएला के लोगों को बहुत कम मिलता था। फिर आया 1999 का साल, जब ह्यूगो चावेज सत्ता में आए। चावेज एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला का तेल वेनेजुएला के लोगों का है, अमेरिकी कंपनियों का नहीं। चावेज ने तेल की कीमतों को बढ़ाया, अमेरिकी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाई। अमेरिका के लिए यह एक बड़ा झटका था। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार का मालिक है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। लेकिन चावेज के नेतृत्व में यह तेल अब अमेरिका के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं था। चावेज ने क्यूबा, ईरान और रूस जैसे देशों के साथ गठबंधन बनाए, जो अमेरिका के लिए और भी चिंता की बात थी। 2013 में चावेज की मृत्यु के बाद निकोलस मदुरो सत्ता में आए। मदुरो में चावेज जैसा करिश्मा नहीं था, लेकिन उन्होंने अमेरिका विरोधी नीतियों को जारी रखा। इसी दौरान वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। तेल की कीमतों में गिरावट, भ्रष्टाचार और गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश हाइपर इन्फ्लेशन की चपेट में आ गया। अमेरिका ने इस स्थिति का फायदा उठाया। 2017 से शुरू करके अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। पहले फाइनेंशियल सैंक्शंस आए, फिर 2019 में ऑयल सैंक्शंस। इन सैंक्शंस का मतलब था कि वेनेजुएला अपना तेल अमेरिकी बाजार में नहीं बेच सकता था और अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। विशाल, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन सैंक्शंस का असर क्या हुआ। एक तरफ तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था और भी बुरी हालत में पहुंच गई, लेकिन दूसरी तरफ इससे चाइना, रशिया और ईरान जैसे देशों को फायदा हुआ। वेनेजुएला ने अपना तेल इन देशों को बेचना शुरू किया, भले ही कम कीमत पर। चाइना आज वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रशिया ने वेनेजुएला को मिलिट्री सपोर्ट दिया है। ईरान ने टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रदान की है। यानी अमेरिका के सैंक्शंस ने वेनेजुएला को अमेरिकी विरोधी देशों के करीब धकेल दिया। 2019 में अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया। जब वेनेजुएला में विवादित चुनाव हुए तो अमेरिका ने ऑपोजिशन लीडर हुआन ग्वाइडो को लेजिटिमेट प्रेसिडेंट के रूप में मान्यता दी। ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप था। अमेरिका ने कहा कि मदुरो का इलेक्शन फ्रॉडुलेंट था, इसीलिए ग्वाइडो ही असली प्रेसिडेंट है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आई। ग्वाइडो को इंटरनेशनल सपोर्ट मिली, लेकिन वेनेजुएला के अंदर उनका बेस कमजोर था। मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस मदुरो के साथ रहे। धीरे धीरे ग्वाइडो की रेलेवेंस कम होती गई और आज वे प्रैक्टिकली इररेलेवेंट है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान 2022 में कुछ बदलाव आया। यूक्रेन वॉर के कारण अमेरिका को रशियन ऑयल से दूरी बनानी पड़ी। इसीलिए अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ डायलॉग की कोशिश की। कुछ सैंक्शंस में रिलैक्सेशन दी गई, शेवरॉन को वेनेजुएला में काम करने की परमिशन मिली। लेकिन यह अप्रोचमेंट ज्यादा दिन नहीं चला। 2024 के इलेक्शंस में फिर से विवाद हुआ। मदुरो ने जीत का दावा किया, लेकिन ऑपोजिशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे फ्रॉड बताया। अमेरिका ने फिर से सैंक्शंस लगा दी और अब 2025 में ट्रंप के दूसरे टर्म में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलिट्री प्रेशर बढ़ाया है। कैरिबियन सी में अमेरिकन नेवल फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के नाम पर बोट स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, जिनमें कम से कम 83 लोग मार दिए गए हैं। ट्रंप ने मडुरो पर बाउंटी $50 मिलियन तक बढ़ा दी है। वेनेजुएलन एयरस्पेस को क्लोज डिक्लेयर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जनवरी 2026 में अमेरिकन फोर्सेस ने कोवर्ट ऑपरेशन करके मडुरो को कैप्चर कर लिया और न्यूयॉर्क ले गए। ये एक अनप्रेसिडेंटेड एक्शन है। एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को इस तरह कैप्चर करना इंटरनेशनल लॉ के तहत क्वेश्चनेबल है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि मडुरो एक ड्रग ट्रैफिकर है, लेजिटिमेट प्रेसिडेंट नहीं। अब सवाल यह है कि इस सब का क्या इंपैक्ट होगा। वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है। मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी चाविस्टा आइडियोलॉजी के साथ हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर अमेरिका ऑयल ब्लॉकेट को पूरी तरह इंप्लीमेंट करता है तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो सकती है। वेनेजुएला की गवर्नमेंट रेवेन्यू का 90% ऑयल से आता है। अगर ऑयल एक्सपोर्ट्स रुक जाएं तो हाइपर इन्फ्लेशन और फ्यूल शॉर्टेज हो सकती है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। जितना ज्यादा अमेरिका प्रेशर डालता है, उतना ही ज्यादा वेनेजुएला चाइना और रशिया के करीब जाता है। चाइना को डिस्काउंटेड ऑयल मिलता है, रशिया को जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिलता है, ईरान को एक एलाय मिलता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। यूरोपियन यूनियन और कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने मडुरो के कैप्चर को कंडेम किया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज, खासकर जो अमेरिकी अलाइज हैं, उन्होंने सपोर्ट दिया है।
वेनेजुएलन पीपल के लिए ये सिचुएशन ट्रैजिक है। इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण मिलियंस ऑफ वेनेजुएलन्स अपना देश छोड़कर कोलंबिया, पेरू और दूसरे कंट्रीज में रेफ्यूजीज बन गए हैं। ये लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस है। ऑपोजिशन भी डिवाइडेड है। मरिया कोरिना मचाडो जैसे लीडर्स अमेरिकन इंटरवेंशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हेनरिके कैप्रिलेस जैसे मॉडरेट लीडर्स डायलॉग की बात करते हैं। ये डिवीजन ऑपोजिशन को कमजोर बनाता है। अब आगे क्या होगा? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वे वेनेजुएला को रन करेंगे जब तक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन नहीं होता। लेकिन ये प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या मतलब है, ये क्लियर नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि ऑयल क्वारंटीन जारी रहेगा और मिलिट्री प्रेजेंस भी बना रहेगा। लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है कि मिलिट्री इंटरवेंशन से सस्टेनेबल पॉलिटिकल चेंज नहीं आता। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। वेनेजुएला में भी अगर अमेरिकन फोर्सेस को लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बनानी पड़े तो ये कॉस्टली और कंट्रोवर्शियल हो सकता है। चाइना और रशिया भी चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने वेनेजुएला में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। अगर अमेरिकन बैक्ड गवर्नमेंट आती है तो उनके इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा? ये एक बिगर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन का कारण बन सकता है। ऑयल मार्केट्स पर भी इंपैक्ट होगा। वेनेजुएला के ऑयल प्रोडक्शन में अगर और गिरावट आती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं। ये अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए भी नुकसानदायक होगा। रीजनल स्टेबिलिटी भी एक कंसर्न है। वेनेजुएला के नेबर्स कोलंबिया, ब्राजील, गयाना सभी इस क्राइसिस से अफेक्टेड हैं। रेफ्यूजी इन्फ्लक्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, बॉर्डर टेंशन्स, ये सब इश्यूज हैं जो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। ये कहानी अभी भी अनफोल्ड हो रही है। वेनेजुएला अमेरिका रिलेशंस का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कितनी दूर तक जाने को तैयार है, वेनेजुएलन पीपल कैसे रिएक्ट करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या रिस्पॉन्स देती है। एक बात क्लियर है कि ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच का मामला नहीं है। ये 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स का एक डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। क्या अमेरिका अपनी हेजेमनी को मेंटेन कर पाएगा या फिर चाइना और रशिया जैसी पावर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा? वेनेजुएला इस बिगर गेम का एक क्रूशियल पीस है। आखिर में ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि नेचुरल रिसोर्सेज एक ब्लेसिंग भी हो सकते हैं और कर्स भी। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन इसी ऑयल के कारण वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस गया है। रिसोर्स कर्स का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे जैसे ये सिचुएशन डेवलप होती है, हमें ये देखना होगा कि क्या डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन पॉसिबल है या फिर ये कॉन्फ्रंटेशन और भी एस्केलेट होगा। वेनेजुएलन पीपल की सफरिंग को कम करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट के थ्रू हो।